हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ये इस क्लास का पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं, अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमें बेसिकली कुछ इन पॉइंटों पर डिस्कस करना है, जैसे कृषि क्या होती है, कृषि के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी शुरुआत में करनी है। फिर हम कृषि के घटक के बारे में पढ़ेंगे, कृषि की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, कृषि तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कृषि के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी कृषि, ये क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम वाणिज्य कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्र कृषि, रोपड़ कृषि और जो मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी, इन सभी के बारे में आज की क्लास ये हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कृषि में आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कृषि के साथ साथ अन्य आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कृषि की बात करें तो कृषि में पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक से लेकर रूपांतरण तक 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। जब कोई पौधे से हम फसल को तैयार करते हैं और बाजार तक जितनी भी क्रियाएं उस पर होती हैं तो वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। तो हमने उनको 3 क्रियाओं में बांट रखा है। जैसे देखिए प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या होता है। प्राथमिक क्रियाओं में होता है कि जो भी प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम कोई उत्पाद तैयार करते हैं तो वो प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ऐसे उत्पाद तैयार होना जिनका सीधा सीधा संबंध प्रकृति से होता है, उसको हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि को लीजिए, तो कृषि होता क्या है, उसमें हम सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके कृषि को करते हैं। तो कृषि में हम जो पानी लगाते हैं वो भी नेचुरल होता है। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ये सब क्या है, नेचुरल हैं। उनका प्रयोग करते हुए हम कृषि का उत्पादन करते हैं। और कृषि में जो भी उत्पादन होता है वो फर्स्ट होता है, उससे पहले वो उत्पाद नहीं होता कहीं दूसरी जगह के लिए। तो सबसे नया उत्पाद बनता है कृषि में। जैसे कृषि कार्य को ले लीजिए, ये फर्स्ट क्रिया है तो प्राथमिक में आता है। मछली पालन, संग्रहण करना, दूध जो होता है पशुओं का, दुग्ध पालन करना, तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अब बात द्वितीय की करें तो द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में प्राथमिक क्षेत्र से जितने भी संसाधन, जितने भी पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं, जब उन पर प्रसंस्करण किया जाता है, औद्योगिक और कारखानों में ले जाकर जब उन पर कोई क्रियाएं की जाती हैं तो उनको हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम कृषि से गेहूं को पैदा करते हैं तो वो गेहूं दूसरी बार स्टेज पे पहुंचता है आटा मिल में। तो आटा मिल में जब उस गेहूं की पिसाई होती है तो द्वितीय क्रिया है। आटे पर जब पिसाई का कार्य होता है तो वो द्वितीय क्रिया है। जैसे इस्पात का निर्माण करना, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। बात अब हम तृतीयक क्रियाओं की करें तो तृतीयक क्रिया में क्या होते हैं। तृतीयक क्रिया में द्वितीयक और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उन सभी में जितने भी सेवा कार्य होते हैं वो तृतीयक क्षेत्र के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए खेतों से गेहूं कटा और वो गेहूं बाद में कारखाने में पहुंचा जहां पर उसका आटा बनेगा। आटा बनेगा तो वहाँ पर उस पर द्वितीयक क्रिया होगी।
अब तृतीय क्रिया में उस कंपनी में जितने भी मैनेजर्स होंगे, जितना भी स्टाफ होगा, कंपनी जहाँ से फाइनेंस करती होगी, यानी कंपनी अपना बीमा कराएगी, कंपनी बैंक से लोन लेगी, तो बैंक, बीमा कंपनी, उसके जो अधिकारीगण हैं जो उसमें सर्विस दे रहे हैं, वो सभी क्या हैं, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, उसमें जो भी परिवहन होता है, आटे को एक स्थान से ले जाना, बाजार में ले जाकर बेचना, तो वो क्या है, सारी की सारी तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी क्या है, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कृषि के जो उत्पाद होते हैं उन पर किस किस क्रियाएं, कैसी कैसी क्रियाएं की जाती हैं, और वो क्रियाओं को किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो कृषि में जो उत्पाद तैयार होते हैं उस पर 3-3 क्रियाएं तक की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि के लिए आवश्यक तत्व। जब हम कृषि कार्य करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स बातें होती हैं जिनके आधार पर हम कृषि करते हैं, कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं जो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, अभी हमने पिछली स्लाइड पर बात की। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। पशुपालन भी जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रथम क्षेत्र की एक्टिविटीज है। विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, और भारत की भी बात करें तो 2/3 जनसंख्या है वो भी कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और कृषि क्रियाकलाप इसके लिए अनिवार्य हैं। तो जहाँ की जो परिस्थितियाँ कृषि के लिए अनुकूल हैं, जैसे जलवायु, मृदा, खनिज, तो वहाँ पर कृषि अच्छे तरीके से की जा सकती है। और जहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं कि वो कृषि के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बजरीली जो मिट्टी होती है वहाँ पर भी खेती नहीं की जा सकती। जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी कृषि कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कृषि लायक परिस्थितियाँ ही नहीं है, वहाँ बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो वहाँ कृषि नहीं की जा सकती। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे हम कृषि भूमि कहते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। हमने अभी जो ऊपर बात की वो सारे तत्व जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं वहाँ पर कृषि को आसानी से किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, सूर्य का प्रकाश जहाँ अच्छा आता हो, वर्षा अच्छी होती हो, मृदा वहाँ की ज़्यादा उपजाऊ हो, और ज़मीन जो है ज़्यादा ढलान वाली ना हो, अच्छी हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, फसलें अच्छी प्रकार से हो सकती हैं। और साथ ही साथ और क्या क्या होना चाहिए, मानव निवेश, यानी कृषि करने के लिए लोग होने चाहिए। कृषि में और अदर्स पॉइंट्स की बात करें तो कृषि के अनाज को भंडार करने के लिए भंडारण होने चाहिए, मशीनरी, रसायन, उर्वरक भी होने चाहिए, जिससे कि एडवांस तरीके से खेती को किया जा सके। तो ये सारे कारक होते हैं कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी आवश्यकताएं, कारक हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब कृषि तंत्र। कृषि तंत्र क्या होता है? कृषि तंत्र यानी कृषि में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम कृषि तंत्र कहते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के, एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण जो निवेश हैं वो क्या है? बीज है, उर्वरक है, मशीन है और श्रम मुख्य रूप से है। तो इन सभी चीज़ों में हमें निवेश करना पड़ता है और उसके बाद हम कृषि कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमने कृषि करने के लिए क्या क्या किया।
हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए एडवांस तरीके से कृषि करने के लिए, अच्छे खाद होने चाहिए, अच्छा बीज और रसायन होना चाहिए हमारे पास, और अच्छे प्रकार के कीटनाशक भी होने चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फसल करने के लिए जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, नराई करते हैं, कटाई करते हैं। ये सभी सक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जो हमने निवेश किया, उस निवेश की क्रियाओं को कृषि पर करके हम क्या करते हैं, कोई भी उत्पाद तैयार करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उत्पाद तैयार हो सकता है, ऊन, डेयरी और बहुत सारे अनाज, कुक्कुट, ये सभी क्या हैं, कृषि के उत्पाद हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे निवेश के सारे पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें कृषि करते समय निवेश करना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं किसान इस पर सक्रिय कर रहा है, दवा छिड़क रहा है और हमें उत्पाद के रूप में फसलें प्राप्त हो रही हैं। तो ये क्या है, एक कृषि तंत्र है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से कृषि को करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कृषि तंत्र क्या है और किस तरह से कृषि तंत्र में कार्य किया जाता है। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से कृषि की जाती है। तो विश्व में कृषि करने के विभिन्न तरीके हैं, कई तरीकों से कृषि को किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक दिशाओं पर, उत्पाद की मांग पर, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर। क्या करता है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि कृषि कहाँ पर कैसे की जाए। तो मुख्यतः हम दो प्रकार की कृषियों के बारे में अब चर्चा करेंगे, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, दोनों को जानेंगे अच्छे से। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम जो कृषि कार्य करते हैं वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये होता क्या है, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन का जो विज्ञान होता है, जो कला होती है, उस कला को एक विशेष नाम दे दिया गया है, जिसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। यानी मृदा की जुताई करना, उसमें फसलें उगाना, पशुओं को पालना की जो कला और विज्ञान है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। इसी तरह से सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है। जैसे कि रेशम के जो कीटे होते हैं उनका वाणिज्यिक पालन करना, बड़े रूप में पालन करना, और यह कृषक की आय में पूरक होता है, यानी कृषक की आय को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बात करें पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर हम मछली पालन का जो कार्य होता है उसको हम पिसीकल्चर कहते हैं। यह कार्य विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में किया जाता है, जहाँ पर मछली का पालन किया जाता है। आगे बात करें विटीकल्चर, तो विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की जब खेती की जाती है तो उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। एक पॉइंट और है जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बड़े पैमाने पर उद्यानों का, जो उद्यान होते हैं उनकी जो खेती करते हैं, तो उसको हम वाणिज्यिक कृषि के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जिसमें बाजार, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो उद्यान कृषि होती है। उद्यान कृषि का मतलब यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए हम क्या करें, सब्जियों का, फूलों का और फलों का जब उत्पादन करते हैं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आई होप कि आप ये सारे पॉइंट्स समझ गए होंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ये है निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि जो होती है वो क्या होती है?
निर्वाह कृषि में क्या होता है कि कृषि जो की जाती है वो कृषक परिवार जो होता है वो अपनी आवश्यकता की पूरी करने के लिए करता है। जितने भी जो कृषक होते हैं, जो कृषि करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो कृषि करते हैं वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए करते हैं, अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, तो उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो जो पारंपरिक तरीके से जो कृषि की जाती है उसमें कोई ज़्यादा तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, और जो कृषि के सारे कार्य होते हैं वो घर के लोग ही आपस में कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक परिवार के सभी सदस्य हैं, कृषि में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो कृषि कार्य किया जा रहा है उसको कहते हैं हम निर्वाह कृषि। इनके कृषि करने से इनको कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं हो रहा है, ये अपना जीवन यापन ही कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को फिर से आगे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक इसमें भी होती है गहन निर्वाह खेती और एक होती है आदम निर्वाह खेती। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, चलिए इनको हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में जो किसान होते हैं वो अपने छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक मेहनत के साथ खेती करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और अधिक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें क्या कर लेते हैं, ये उगा लेते हैं। जो इस प्रकार की कृषि में जो फसलें ज़्यादातर उगाते हैं वो लोग, वो चावल की मुख्य रहती है। इसके सिवाय कुछ और फसलें भी उगाते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन की फसलें भी ये लोग उगा लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है और मानसूनी वहाँ पर जो जलवायु रहती है वहाँ पर की जाती है। तो भारत में भी इस तरह की कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। चलिए अब आगे पॉइंट देख लेते हैं, आदम निर्वाह कृषि। आदम निर्वाह कृषि क्या होती है? तो आदम निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थानांतरित कृषि और दूसरी होती है चलवासी पशुचारण कृषि। तो ये दो प्रकार की कृषि होती है जो आदम निर्वाह कृषि होती है। तो दोनों को देख लेते हैं क्या होती है। फर्स्ट देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है। अमेजन बेसन के सघन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में इस प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यह खेती भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है और जहाँ अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर वनस्पति भी बहुत तेज़ गति से जल्दी जल्दी उगाती है। तो उस स्थानों पर ये कृषि कार्य किया जाता है। वहाँ पर कृषि करते कैसे हैं? तो वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर देते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तब जो राख बच जाती है जलने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे वो राख क्या करती है, एक तरह से उर्वरक का कार्य करती है। तो इस तरह की जब मृदा को तैयार कर लेते हैं तो उसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी जो फसलें वो क्या करते हैं, उगाते हैं। और कुछ 1 या 2 वर्ष तक जब उस पर फसल करते हैं तो उस मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी जगह जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी वो इसी तरह का बहुत सारा जो एरिया होता है उसको साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और उस जो राख होती है उसको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। और इसी तरह से वो क्या करते हैं, स्थान बदल बदल कर खेती करते रहते हैं। तो इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि को कतरन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें काटते हैं और जलाते हैं फिर खेती करते हैं, इसलिए इसको कतरन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व के अनेक स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें झूमिंग कृषि, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मिल्पा मेक्सिको में
मिल्पा के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। रोका ब्राज़ील में और लद्दाख मलेशिया में ये झूमिंग खेती या कहें तो स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्थानों पर। तो अब आप जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इसमें होता क्या है कि कृषि में जो पशुचारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित मार्गों से वो घूमते रहते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधि है उनकी जलवायु बाधा और भूभाग की प्रक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होती है। वो अपने रेवर को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और जहाँ पर अच्छी घास होती है वहाँ पर अपने पशुओं को चराते रहते हैं। जब उस क्षेत्र की घास खत्म हो जाती है तो वो अपने रेवर को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और साथ ही साथ वो जहाँ जब तक घास रहती है वहाँ पर खेती भी करते हैं। तो इस तरह की जो खेती होती है उसको पशुचारण, चलवासी पशुचारण कृषि कहते हैं। पशुचारक इसमें मुख्यतः भेड़, मवेशी, याक या बकरियां पालते हैं, ऊँट भी पालते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यह पशुचारकों उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, खाल और मांस जैसे उत्पादों को तैयार करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि जो होती है उसमें फसलों का उत्पादन जो होता है वो बाजार में बिक्री के लिए होता है। इसी तरह से पशु का जो पालन होता है वो भी बाजार में बिक्री के लिए होता है। जैसे हम पशुओं को पालते हैं, उनका दूध बाजार में बेचते हैं। जो भी खेतों में फसलें करते हैं उनके जो उत्पाद होते हैं उनको हम बाजार में बेच देते हैं। तो ऐसी जो कृषि होती है उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जो उत्पाद खेतों में किया गया वो बेचने के लिए मंडी में आ गया। तो इस तरह की जो कृषि की जाती है विस्तृत क्षेत्र पर की जाती हैं और इनके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनरों की आवश्यकता होती है और इनमें भी जो अधिकतर कार्य होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि की बात करें तो हम वाणिज्यिक अनाज कृषि, जिसमें बाजार के लिए हम अनाज के रूप में जो फसलें पैदा करते हैं, वो मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि के कुछ रूप हैं। चलिए इन सभी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो फसलें होती हैं बाजार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जिसमें हम जो फसलें करते हैं वो अनाज वाली होती हैं। जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये जो फसलें हैं अनाज वाली हैं और इनको जब हम बाज़ार में बेचने के मकसद से करते हैं और उनको बाज़ार में बेचते हैं तो ऐसी जो फसलें होती हैं उनको वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। उत्तरी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयरों के बड़े फार्मों से युक्त विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। यानी जहाँ पर जनसंख्या जो होती है बहुत ही कम होती है, उस स्थान पर इस तरह के जो बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और जो अत्यधिक ठंड है वो इस तरह की फसलों के लिए नुकसान पहुंचाती है, जिससे फसलें ज़्यादा पैदा नहीं हो सकती। ऐसे स्थानों पर जो फसलें होती हैं वो वर्ष में सिर्फ एक ही बार उगाई जा सकती हैं। आप यहाँ पर इस तरह की फसलों को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है? तो मिश्रित कृषि जो होता है उसमें हम एक साथ कई तरह की खेती को करते हैं, जैसे भोजन वाली भी, चारे वाली भी और बाजार वाली कृषि भी। तो उसको हम
मिश्रित कृषि कहते हैं, जिसमें हम सभी प्रकार की कृषि को कर लेते हैं। भोजन वाली यानी अनाज वाली भी कृषि करते हैं, चारे वाली भी कृषि करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं, और साथ ही साथ हम बाजार के लिए भी जो कृषि का उत्पादन करते हैं तो उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो तरीका है वो ज़्यादातर यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। भारत में भी अब इस तरह की फसलें काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। तो अब आप मिश्रित जो कृषि है उसके बारे में समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि क्या होता है? रोपड़ कृषि जो होता है वो भी एक वाणिज्यिक क्रिया का रूप है, वाणिज्यिक क्रिया का प्रकार है। रोपड़ कृषि जो करते हैं वो भी हम बाजार के लिए ही करते हैं, बेचने के मकसद से ही करते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, जो कपास, तो इत्यादि जो फसलें हैं इनको हम मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। इनमें बेहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए हमें कारखानों में ले जाने होते हैं उत्पाद को, या तो खेतों पर ही लगा लिए जाते हैं या पास के या निकट के कई कारखानों में उनको प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाता है। जैसे केला की फसलें जहाँ होती हैं तो केले को कच्चा ही काट लिया जाता है, फिर उस पर प्रसंस्करण किया जाता है, उसको पकाया जाता है, तो कारखाने में कहीं भी उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। जिसके बाद जब केले वहाँ से पक जाते हैं तो वो वहाँ से मार्केट में ले जाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषि उत्पाद की ढुलाई इसमें बड़े पैमाने पर की जाती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कर्क रेखा से जो मकर रेखा वाला जो एरिया है वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस तरह की कृषि की जाती है। तो मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह की खेती की जाती है इन क्षेत्रों में, जिसको रोपड़ खेती कहते हैं। आई होप कि आप अब जितने भी पॉइंट्स इस क्लास में हमने बताए आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो को एक बार और रिवाइज करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।